नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र गुर्जर डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल में सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं ये खास वीडियो है जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज इस वीडियो के अंतर्गत किसके बारे में? गुर्जर प्रतिहार वंश। तो जो गुर्जर प्रतिहार वंश था, ये गुर्जर प्रतिहार वंश का जो शासन था किस क्षेत्र के अंतर्गत था और इसके कौन कौन प्रमुख शासक थे जिनके द्वारा शासन किया गया था, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, जब हम अध्ययन करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश का, तो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो लोग थे ये अपने आप को भगवान श्री राम के छोटे भाई थे लक्ष्मण के वंशज मानते हैं अपने आप को। किसके? तो भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के वंशज मानते हैं अपने आप को। कौन? गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक। यहां पे एक विदेशी इतिहासकार हुए अल मसूदी, जो 915 ईस्वी से लेकर के 918 ईस्वी तक भारत में रहे थे। कौन? अल मसूदी। उस अल मसूदी के द्वारा इस क्षेत्र को अल गुर्जर या अल गुजरात्रा कहा गया है। जिस क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था उसको क्या कहा गया है? अल गुर्जर या अल गुजरात्रा कहा गया है। इसके अलावा एक व्यक्ति हुए हैं, दूसरे शासक हुए पुलकेशिन द्वितीय, और पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख है जिसको अपन बोलते हैं एहोल अभिलेख। कौन सा अभिलेख? एहोल अभिलेख में सबसे पहले गुर्जर जाति के बारे में उल्लेख किया गया है। तो किस अभिलेख में किया गया है? तो सबसे पहले एहोल अभिलेख में गुर्जर जाति के बारे में उल्लेख किया गया। तो हम इनको स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे सीक्वेंस में। तो आप पेन और रजिस्टर साथ में लेकर के बैठे। पहले आप हेडिंग लिखोगे गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन सा वंश? तो आप हेडिंग लिख दीजिए गुर्जर प्रतिहार वंश। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। मैंने आपको बताया कि गुर्जर प्रतिहार वंश के लोग अपने आप को किसका? तो भगवान राम के छोटे भाई, किसका? लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। किसका वंशज? लक्ष्मण का वंशज मानते हैं अपने आप को, वंशज मानते हैं। किसका वंशज मानते हैं? तो भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण का वंशज मानते हैं अपने आप को। और एक विदेशी इतिहासकार हुए हैं जिसका क्या नाम है? अल मसूदी। कौन है? अल मसूदी। और अल मसूदी कब आए थे? तो 915 से लेकर के 18 ईस्वी। तो अल मसूदी के द्वारा इस क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो क्षेत्र को क्या कहा गया है? अल गुर्जर। क्या कहा गया है? अल गुर्जर या अल गुर्जा कहा गया है। क्या कहा गया है? अल गुर्जर यानी अल मसूदी के द्वारा जिस क्षेत्र पर यानी राजस्थान प्रदेश पर जो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था, या उत्तरी पश्चिम भाग में, भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में जो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था, उसके लिए क्या वर्ड उपयोग में लिया गया है? अल गुर्जर या अल गुर्जा के नाम से संबोधित करते थे। किसके द्वारा? तो ये अल मसूदी के द्वारा कहा गया है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, अल मसूदी ने क्या कहा है? अल गुर्जर कहा है। इसके अलावा चंद्रबरदाई ने एक पृथ्वीराज रासो लिखी है। किसके? तो पृथ्वीराज रासो। कौन सी पुस्तक है? तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो के रचनाकार कौन है? तो चंद्रवरदाई। तो चंद्रवरदाई ने क्या कहा है कि यानी आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ के द्वारा एक अग्नि कुंड से इन गुर्जर जाति के या गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति बताई है। किससे? तो चंद्रवरदाई ने अग्नि कुंड से। कौन से कुंड से? अग्नि कुंड से किसके द्वारा? तो गुरु वशिष्ठ के द्वारा वशिष्ठ के द्वारा
उत्पन्न बताया है। किसके द्वारा? तो ये चंद्र बरदाई के द्वारा बताया गया है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के लोगों की जो उत्पत्ति की गई है, तो ये गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक अग्निकुंड यानी एक हवन किया और उस हवन कुंड से इस प्रतिहार, परमार, चौहान, चालुक्य, इनकी क्या उत्पत्ति बताई जाती है। तो उसमें सबसे पहले प्रतिहार वंश की उत्पत्ति बताई जाती है। तो किसके द्वारा? गुरु वशिष्ठ के द्वारा। किससे? अग्निकुंड से। किसके द्वारा? गुरु वशिष्ठ के द्वारा अग्निकुंड से इसकी उत्पत्ति बताई गई है। इसके अलावा नेक्स्ट एक इतिहासकार हुए हैं जिसका नाम है मुहेनोत नैनसी। कौन से? मुहेनोत नैनसी। तो मुहेनोत नैनसी के अनुसार कितने, यानी प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है। कितनी शाखाओं? 26 शाखाओं का वर्णन किया गया है। शाखाओं का वर्णन किया है। तो कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? तो 26 शाखाओं का वर्णन किया है। किसके द्वारा? मुहेनोत नैनसी के अनुसार 26 शाखाओं, गुर्जर प्रतिहार वंश की 26 शाखाओं का वर्णन किया गया है। इसके अलावा हमको याद रखना है कितनी शाखाओं? 26 शाखाओं का वर्णन किया है। ये प्रतिहारों का कौन से भाग में? उत्तरी पश्चिमी भाग में शासन था। कौन से भाग में? उत्तरी पश्चिमी भाग पर अधिकार था। भाग पर क्या था? तो भाग पर अधिकार था। भारत के कौन से भाग पर था? तो भारत के उत्तरी पश्चिम भाग पर था। और इस प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो इस प्रदेश को गुर्जरात्रा कहा जाता है, या क्या कहा जाता है? गुर्जर प्रदेश कहा जाता है। गुर्जर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किसके द्वारा से? गुर्जरात्रा कहा जाता है या गुर्जर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किसको? भारत के उत्तरी पश्चिम भाग पर शासन था, इसलिए इसको गुर्जर प्रदेश या गुर्जरात्रा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट आपको याद रखना है कि गुर्जर प्रदेश के नाम से जाना जाता है किसको? प्रतिहारों के जो उत्तरी पश्चिम भाग में शासन था, इसलिए गुर्जरात्रा और गुर्जर प्रतिहार। अच्छा, या प्रतिहारों से पहले, किससे पहले? प्रतिहारों से पूर्व, प्रतिहारों के बाद में लिखना है। प्रतिहारों के पश्चात मारवाड़ पर राठौड़ों का शासन था। किसका था? राठौड़ों का शासन हुआ। यानी पहले किसका था? गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों का था, और इसके बाद में इस प्रदेश पर किसका अधिकार हो गया? तो यानी उसके बाद में मारवाड़ पर राठौड़ वंश का शासन हो गया। तो यानी राठौड़ से पहले कौन थे? गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। तो सबसे पहले ये तो था गुर्जर प्रतिहार वंश के संदर्भ में। अब आप हेडिंग लिखोगे कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार। कहाँ के? तो कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार, यानी ये 26 शाखाओं का वर्णन किया है इसके द्वारा मुहनोत नैनसी के लेकर। लेकिन जो प्रमुख जो हैं, तो यहाँ पे प्रमुख कितनी थी? तो प्रमुख 4 शाखाएं मानी जाती हैं। कितनी शाखा? 4 शाखाएं मानी जाती हैं। कितनी शाखा? तो प्रमुख रूप से 4 शाखाएं मानी जाती हैं। और कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन, या मैं लिख देता हूँ कन्नौज के, या कह सकते हैं अपन उज्जैन के। कहाँ के? तो कन्नौज के प्रतिहार। अच्छा, इसमें जो कन्नौज में प्रतिहार वंश का शासन था, या मैं कहूँ प्रतिहारों की सबसे जो प्राचीन शाखा थी, तो वो मंडौर थी। किसकी? तो प्रतिहारों की सबसे प्राचीन शाखा कहाँ पे थी? मंडौर में। प्रतिहारों की सबसे प्राचीन शाखा कहाँ पे थी? तो मंडौर थी। मंडौर में थी। और यहाँ का यानी प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है। तो प्रतिहार
वंश का संस्थापक, तो प्रतिहार वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? तो हरिश्चंद्र को माना जाता है। किसको माना जाता है? हरिश्चंद्र को माना जाता है। हरिश्चंद्र, तो हरिश्चंद्र को माना जाता है। प्रतिहार वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? तो प्रतिहार वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? हरिश्चंद्र को माना जाता है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, तो आपको याद रखना है वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, तो प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो नागभट्ट, नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। और नागभट्ट प्रथम ने कब? तो 730 से लेकर के और 760 ईस्वी तक शासन किया था। अगर पूछ लिया जाए कि प्रतिहार वंश का संस्थापक किसको माना जाता है, तो प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र को माना जाता है। लेकिन प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो वो कौन है? नागभट्ट फर्स्ट है। और नागभट्ट फर्स्ट का शासनकाल कब से कब तक है? तो नागभट्ट फर्स्ट का शासनकाल कब से कब तक? तो 730 से लेकर के और 760 ईस्वी तक माना जाता है। किसका? नागभट्ट फर्स्ट का संस्थापक यानी शासनकाल माना जाता है। इसके अलावा ये नागभट्ट फर्स्ट के द्वारा, किसके द्वारा? नागभट्ट फर्स्ट के द्वारा यहाँ पर यानी भीनमाल पर चावड़ों का शासन था उस समय। किसका? चावड़ों का शासन था। तो यानी इसने नागभट्ट फर्स्ट ने चावड़ों से भीनमाल को छीन करके और सबसे पहले भीनमाल को अपनी राजधानी बनाया। तो भीनमाल को राजधानी किसके द्वारा बनाया गया? तो भीनमाल को किनसे? चावड़ों से, चावड़ों से छीनकर अपनी राजधानी बनाया, अपनी राजधानी बनाया, राजधानी बनाया। तो चावड़ों से छीनकर इसने इसको अपनी राजधानी बनाया। इसके अलावा नागभट्ट के द्वारा ही, नागभट्ट के द्वारा उज्जैन में अपनी शाखा का स्थानांतरण किया। यानी कहां पर? उज्जैन में, उज्जैन में प्रतिहार वंश की शाखा स्थापित की, शाखा स्थापित की। तो प्रतिहार वंश की शाखा उज्जैन में किसके द्वारा? तो प्रतिहार वंश की शाखा उज्जैन में किसके द्वारा? नागभट्ट प्रथम के द्वारा स्थापित की गई थी। और नागभट्ट प्रथम ने किसको? ये चावड़ों को हरा करके और इसको भीनमाल को जीता और भीनमाल को जीत करके अपनी राजधानी स्थापित की। इसके अलावा यानी इसकी पुष्टि किससे होती है? तो यानी पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख है। किसका? पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख से। कौन सा अभिलेख है? एहोल अभिलेख से, अभिलेख से नागभट्ट के द्वारा भीनमाल को राजधानी बनाने का उल्लेख है। भीनमाल को राजधानी, भीनमाल को राजधानी बनाने का वर्णन है, बनाने का वर्णन है। तो वर्णन ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख है और उस अभिलेख का नाम क्या है? तो पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख से। कौन से अभिलेख से? तो पुलकेशिन द्वितीय के इस कौन से अभिलेख है? तो एहोल अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि इसके द्वारा किसको? भीनमाल को विजित कर करके किसका बनाया गया था? तो ये राजधानी बनाया गया था। इसके द्वारा नेक्स्ट एक ग्वालियर अभिलेख मिला है। किसका? ये कौन सा अभिलेख? ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख। और इस ग्वालियर अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि यहां पे किसके? यानी ग्वालियर अभिलेख से जानकारी मिलती है कि इसने मलेच्छों को पराजित किया था। किसको? मलेच्छों को पराजित किया।
मलेच्छों को पराजित करके, किसको पराजित किया? मलेच्छों को पराजित किया। मलेच्छ उस समय बहुत शक्तिशाली थे और मलेच्छों को हराने का, तो ये अरब के थे, तो ये अरब के थे, तो मलेच्छों को पराजित करने का या करने का प्रमाण मिला है। तो ग्वालियर अभिलेख से मलेच्छों को पराजित करने की जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी मिलती है, तो ये मिलती है। तो मलेच्छों को पराजित करने की जो जानकारी प्राप्त होती है, तो वो कौन से उससे होती है? तो ग्वालियर अभिलेख से ये जानकारी प्राप्त होती है। मलेच्छ एक अरब जाति थी। ये कौन सी जाति थी? तो ये मलेच्छ अरब देश के थे। कहाँ के थे? तो ये मलेच्छ कौन सी जाति थी? तो ये अरब जाति थी एक प्रकार से। कौन सी? अरब जाति थी मलेच्छ। इसके अलावा नागभट्ट प्रथम के द्वारा, या मैं कहूँ ये नागभट्ट प्रथम ने, और यहाँ पे भड़ौच में, कहाँ पर? तो नागभट्ट प्रथम ने भड़ौच, और भड़ौच कहाँ है? तो भड़ौच है गुजरात में। कहाँ पर है? तो भड़ौच है गुजरात में। और भड़ौच के यहाँ पे शासक था, तो ये भड़ौच का जो शासक था, और शासक, तो भड़ौच का शासक अरब शासक था। ये कहाँ का था? अरब शासक। और अरब शासक का नाम क्या था? तो इसका नाम था जुनैद। इस जुनैद को पराजित किया। क्या किया? तो जुनैद को पराजित किया और भड़ौच को किसको दे दिया? तो भड़ौच का नया शासक किसको बनाया? तो नया शासक बना दिया प्यारे दोस्तों। तो भड़ौच का नया शासक बन गया भद्रवड़ को बनाया। किसको बनाया? तो भद्रवड़ को बना दिया। ये भद्रवड़ को नया शासक बना दिया यहाँ का। कहाँ का? भड़ौच का। इसके अलावा भी हमको याद रखना है कि नागभट्ट प्रथम को, किसको? नागभट्ट प्रथम को एक राष्ट्रकूट शासक था। राष्ट्रकूट शासक। और राष्ट्रकूट शासक कौन था? तो राष्ट्रकूट शासक था दंतीदुर्ग। कौन सा? दंतीदुर्ग। तो दंतीदुर्ग ने एक यज्ञ किया था। कौन से शासक? तो इस दंतीदुर्ग ने एक यज्ञ किया था, और यज्ञ का नाम क्या था? हिरण्यगर्भ। तो ये हिरण्यगर्भ यज्ञ में इस राष्ट्रकूट को, नागभट्ट फर्स्ट को क्या बनाना चाह रहा था? ये हिरण्यगर्भ दुर्ग में द्वारपाल बनाने की कोशिश की। द्वारपाल बनाने की कोशिश की थी। क्या की थी? तो द्वारपाल बनाने की कोशिश की। और किसके द्वारा? तो यानी दोबारा समझ लीजिए, नागभट्ट फर्स्ट को ये राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग था, और दंतीदुर्ग के द्वारा एक यज्ञ किया गया जिसका नाम था हिरण्यगर्भ यज्ञ। और इस हिरण्यगर्भ यज्ञ में इस नागभट्ट फर्स्ट को ये द्वारपाल बनाना चाहता था। और इस द्वारपाल बनाना चाहता था, इस की सभी की जो जानकारी हमको प्राप्त होती है कि, तो ये जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी किसका? अमोघ वर्ष प्रथम। तो अमोघ वर्ष प्रथम का जो अभिलेख है या ताम्रपत्र है, कौन सा? अमोघ वर्ष संजन ताम्रपत्र लेख से है। तो अमोघ वर्ष ने लिखा है, कौन सा है? संजन ताम्रपत्र लेख है। ताम्रपत्र लेख इस सम्मोह, और ये कौन सी का है? तो ये 871 ईस्वी का है। किसका है? तो अमोघ वर्ष प्रथम का संजन ताम्रपत्र लेख से यह पुष्टि होती है कि राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग ने नागभट्ट फर्स्ट को क्या बनाने की कोशिश की थी? द्वारपाल बनाने की कोशिश की थी। इसके अलावा नागभट्ट फर्स्ट को उपनाम, तो प्यारे दोस्तों इसको कई उपनामों से भी जाना जाता है। तो एक तो क्षत्रिय ब्राह्मण कहा जाता है। उपनाम इसके क्या है? तो उपनाम
तो उपनाम कहा जाता है, एक तो क्षत्रिय ब्राह्मण कहा जाता है, क्षत्रिय ब्राह्मण कहा जाता है। इसके अलावा इंद्र के घमंड को दूर करने वाला कहा जाता है या चूर करने वाला इसको कहा जाता है। इसके अलावा मलेच्छों का नाशक कहा जाता है। किसका? मलेच्छों का नाशक इसको कहा जाता है, तो मलेच्छों का नाशक कहा जाता है। इसके अलावा क्षत्रिय ब्राह्मण कहा जाता है, इंद्र के घमंड को चूर करने वाला कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा इसको नारायण की मूर्ति और नागवलोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नारायण की मूर्ति, यानी नारायण की मूर्ति, और एक कहा जाता है नागवलोक। तो नागवलोक भी कहा जाता है किसको? तो ये नागभट्ट फर्स्ट को बारे में एक बार पुनः रिवीजन हम कर लेते हैं। इसका हमने अध्ययन किया गुर्जर प्रतिहार वंश के संदर्भ में, और मैंने सबसे पहले आपको बताया कि गुर्जर प्रतिहार वंश के लोग भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण को वंशज मानते हैं अपने आप को। एक इतिहासकार हुए हैं, विदेशी इतिहासकार हैं, अल मसूदी, जो 915 से 18 ईस्वी में भारत आए। इस क्षेत्र को इसने अल गुर्जा कहा। इसके अलावा पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है चंद्रवरदाई ने अग्निकुंड से गुरु वशिष्ठ के द्वारा इनको उत्पन्न बताया गया है गुर्जरों को। और मुहनोत नैनसी ने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है। प्रतिहारों का उत्तरी पश्चिमी भाग पर अधिकार था, जिसको गुर्जरात्रा या गुर्जर प्रदेश कहा गया है। इसके अलावा प्रतिहारों के पश्चात मारवाड़ पर राठौड़ शासन हुआ और इसकी 4 शाखाएं प्रमुख मानी जाती हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करें कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार, और प्रतिहारों की सबसे प्राचीन जो शाखा थी वो कौन सी थी? मंडौर थी। और प्रतिहार वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? हरिश्चंद्र को माना जाता है। लेकिन प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? नागभट्ट फर्स्ट, और 730 से लेकर के 760 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। इसने उज्जैन में प्रतिहार वंश की शाखा स्थापित की थी। किसने? नागभट्ट फर्स्ट ने। पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख से नागभट्ट फर्स्ट के द्वारा भीनमाल को राजधानी बनाए जाने का वर्णन मिलता है। इसके अलावा ग्वालियर अभिलेख से मलेच्छों को पराजित करने के बारे में जानकारी होती है। और मलेच्छ कौन सी जाति थी? एक अरब जाति थी। इसके अलावा नागभट्ट फर्स्ट ने भड़ोच गुजरात के शासक था, अरब शासक था, जुनैद को पराजित किया। और जुनैद को पराजित करने के बाद में वहाँ पे नया शासन स्थापित किया। और नया जो शासन स्थापित किया वो किसके द्वारा किया गया? तो नया शासन स्थापित किया गया नागभट्ट फर्स्ट के द्वारा किया गया। और भद्रवड़ को किया गया। किसको? भद्रवड़। तो भद्रवड़ को बना दिया। इसके अलावा राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग ने एक यज्ञ किया, हिरण्यगर्भ यज्ञ। इसमें द्वारपाल बनाने की कोशिश की, और इसकी जानकारी हमको अमोघ वर्ष प्रथम का संजन ताम्र लेख है जो 871 ईस्वी का, इससे जानकारी मिलती है। और इसके उपनाम क्या है? मलेच्छों का नाशक, नारायण की मूर्ति, क्षत्रिय ब्राह्मण, और इंद्र के घमंड को दूर करने वाला कहा जाता है। किसको? नागभट्ट फर्स्ट को। तो ये था गुर्जर प्रतिहार वंश। वीडियो सभी मित्रों को अच्छी लगी होगी। इसको फटाक से अभी सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जो भी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट